A cell of 4 volt cell potential is connected to circuit. Now, what does it mean? इसका क्या मतलब होगा कि वो कैसी परफॉर्मेंस करेगा? तो बताइए कैसी परफॉर्मेंस करेगा? मतलब उसकी बैटरी 4 वोल्ट की है तो कैसी परफॉर्मेंस करेगी? मतलब परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या होगा? यानी फॉर ईच कूलम ऑफ चार्ज रिलीज्ड बाय ईच, हाँ बोलो, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इसका फॉर ईच कूलम ऑफ वर्क है ना, कूलम ऑफ चार्ज, फॉर ईच कूलम ऑफ चार्ज रिलीज्ड बाय इट। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग समझाएंगे? यानी 4 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? अगर 4 वोल्ट की बैटरी कहीं कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? तो वो जो मतलब एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए 4 वोल्ट, तो जब भी वो 4 जूल वर्क डन होते हैं। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? कि पोटेंशियल इसका मतलब व्हेन इट रिलीज 1 कूलम चार्ज देन, ये 4 वोल्ट हाँ। है या फिर सेल? ये जब सेल 1 Cell कूलम को- चार्ज यहाँ से रिलीज करेगा तो वैसे तो निगेटिव टर्मिनल से 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ही देगा। हाँ। Then those charges will carry 4 joule or work of energy and dissipate it at some register. वो उनके पास 4 दे, जूल ऑफ वर्क, उनके पास कितना एनर्जी होगा? 4 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा कि नहीं? जब वो यहाँ से एक 4 जूल ऑफ वर्क करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और जब वो कहीं पर किसी रजिस्टर से गुजरेंगे तो उतनी वो लाइट एनर्जी हमको दे देंगे, या हीट एनर्जी दे देंगे, या मैकेनिकल एनर्जी किसी न किसी फॉर्म दे देंगे। बात समझ आई? खिलौने को चलाई तो मैकेनिकल एनर्जी दे दी। तो दैट मीन्स व्हेन इट रिलीजेस 1 कूलम ऑफ चार्ज देन इट सप्लाइज 4 जूल ऑफ electrical energy to them, which will be utilized by us in any form of other form of energy as per the appliance. जैसा appliance होगा हम 4 जूल एनर्जी को उसमें बदलवा लेंगे। उनके पास तो चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो साथ में चल रही है। हाँ। तो इस तरीके से दे कैरी, वो क्या कैरी करेंगे बताओ? 4 जूल ऑफ वर्क। 4 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब चार्जेस के साथ एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? जूल तो सब वर्क डन। भाई आप ये देखिए, जब तक बैटरी में है तो कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। अब चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ। जब इसमें चला आया तो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी। हाँ, हाँ। बात समझ में आई? सो दे कैरी 4 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल सर, एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का होगा? मैकेनिकल एनर्जी अगर मशीन। उसी से तुम मशीन चलाओ, खिलौने का पहिया चलाओ, तो अगर इसमें डालती है हीट एनर्जी तो होगा। हीट एंड लाइट है। और साउंड एनर्जी का होगा? अब वो खिलौने में डब 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 वो बंदर वो बजा रहा है, तो इस तरीके से एट रजिस्टर क्या होगा? इट विल बी डिसिपेटेड। वो किस फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी? डिसिपेट का मतलब हवा में चली जाएगी ना, इन इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ। ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ले ही जा रहा था, कौन लेकर जा रहा है? एक कूलम चार्ज पे लेके जा रहे थे कि नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जाते ही वो क्या करेंगे इस पर पे? सर इलेक्ट्रिक एनर्जी अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पहले इसमें केमिकल एनर्जी थी, उसमें लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में और जब ये रजिस्टर पे पहुंचे लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी, खिलौने में पहुंचे तो साउंड साउंड एनर्जी या मैकेनिकल और या एनर्जी। फिर कोई काम कर रहा है पहिया चला रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी। सो इट फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और कौन कौन से हो सकती है? मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी। Energy. Our household supply is of 220 volt. इसका क्या मतलब है?
एक कूलम चार्ज 220 240 हाउस होल्ड जो सप्लाई है एज क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, इसमें 220 वोल्ट है, यहाँ का हो चेक मारेगा 220 भारत जूल ऑफ में इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो प्राची इसका क्या मतलब है? पीडी मतलब सर? अच्छा पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। सर एक कूलम चार्ज का 220 जूल एनर्जी वेरी वर्क सर वर्क इलेक्ट्रिक ईच कूलम चार्ज कैरीज 220। ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल। सर आप बताए थे ना वो पास तो हो रहा है लेकिन वो बंडल्स में पास हो रहा है लेकिन वो 220 वोल्ट। ईच कूलम ऑफ चार्ज विल, ठीक है, कैरी 220 जूल ऑफ कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो जब रजिस्टर जाएगी जिसमें चाहो उसमें बदलवा लो। जिसमें जाएगी उसके साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। सर ये क्वेश्चन है क्या आंसर है? आंसर ही तो है। ईच के बाद सर हेलो हेलो, शिवम ही है। तो आवर हाउस होल्ड सप्लाई इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक नोट है समझो। तो उसमें ये है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट पासेस थ्रू रजिस्टर। अब अगर वो किसी रजिस्टर से पास करेगा, हेलो क्या बोलता आवाज? हाँ सर वही फिर उसका मैसेज आएगा सर प्लीज लेट मी इन द मीटिंग। लेट मी तो जॉइन। अगर हम देख लेते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहे कर ही लेते हैं। मैसेज आया? वो तो हम कर लेंगे, आ तो जाए। कहाँ है, बाहर है क्या? ऐसा नहीं। आया सर। नहीं। कोई भारद्वाज आया है। एक टाइम पे शिवम तो नहीं आया, भारद्वाज है कोई। शिवम भारद्वाज जी ना। भारत हाँ आप आउट ऑफ सिटी हैं? गुड इवनिंग। भारत में नहीं है क्या? आउट ऑफ सिटी कोई सा भारत में नहीं है कोई सा। भाई सब भारत में नहीं है रहा सर। हाँ, क्यों? पैसे वाला भी हो सकता है। चलो, सर क्वेश्चन आंसर क्या है ये? अवर हाउस चलिए। सप्लाई हैज पीडब्ल्यू ऑफ 220। यानी हमारी जो हाउस होल्ड सप्लाई है पीडी सर। वो कितनी है? तो क्वेश्चन क्या होगा सर और आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेन में सर वो लाइट बंद कर दीजिए, दिख नहीं रहा। लाइट कोई नहीं चल रही है। सर वो बोर्ड वाली। बोर्ड वाली हम आपका सही कर दे रहे हैं सिस्टम, ठीक है। अब सर ज़्यादा आँख पे नहीं लग रहा है लाइट। हाँ तो मैंने सब कवर कर दिया ना सर सर, मैं डायरेक्ट जलता था। बहुत सारा कवर कर दिया इसके अंदर। सर दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। और हम अच्छा कर दे रहे हैं अगर ऐसी बात है तो। नो सर अच्छे से दिख रहा है। नहीं अच्छे से नहीं, दिख रहा है सर। अब मैं ऐसा कर दूंगा, आँख बंद भी करोगी जब भी दिखेगा। सर अब आ जाएगा। अब और अच्छा आया? हाँ एक बार आ गया था। हाँ, सर। चलो अब देखो ना, सर क्वेश्चन के आंसर क्या है? सर कोई हमारा हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट है, हाँ तो 1 वोल्ट अगर इसमें से 1 कूलम चार्ज गया तो वो कितनी एनर्जी लेके जाएगा? 220 220 जूल जूल। ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 220 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी।
और वो अगर इस ट्यूब लाइट से गया तो 220 जूल ऑफ लाइट एनर्जी हमको दे देगा। सर क्या या और वापस हीट बोलिए? एनर्जी भी सर। और कभी हीटर से गया तो 220 जूल ऑफ हीट एनर्जी दे सर थोड़ा देगा। वापस बोलिए। यानी वो जिससे जाएगा, किससे? अगर इसने इसके निगेटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज गया, इससे, एक हाँ। कूलम चार्ज गया तो उसके पास 220 वोल्ट होगा। जूल, जूल पर कूलम को ही तो वोल्ट कहते हैं। हाँ ये तो पता है। तो 1 कूलम चार्ज जाएगा तो उसके पास 220 जूल अगर एनर्जी है तो इसका मतलब है कि ये 220 वोल्ट का है। सर 1 कूलम लेकर जाते हैं। हर 1 कूलम को, ये नहीं कि 1 ही कूलम आ रहा है, इसमें से चार्ज निकलते ही जा रहे हैं, न जाने कितना नहीं, निकल सर, जाएगा, सर। हजारों कूलम। लेकिन हर 1 कूलम चार्ज के साथ एनर्जी कितनी होगी? 220। सर आप बताए थे कि बंडल्स में कूलम जाते हैं उनके पास। सुन लो, बंडल का मतलब है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी करंट कैसी होगी ये रजिस्टर डिपेंड करेगा। रजिस्टर टोटी बड़ी है तो पानी ज़्यादा बहेगा, वो बात अलग है कि नहीं। लेकिन एनर्जी की जहाँ तक बात की जाए तो अगर कैंपर बहुत ऊंचा रखा है तो बहुत ज़्यादा उसमें से पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी। तो मैं वही बात यहाँ कह रहा हूँ कि पर सेकंड मत देखो कि पर सेकंड कितनी जा रही है। 1 कूलम अगर जा रहा है तो कितनी एनर्जी लेके जा रहा है? 220। वो इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही चार्जेस के साथ। व्हेन इट मूव्स थ्रू दिस ट्यूब लाइट, It becomes लाइट एनर्जी। light energy and heat energy. लाइट एनर्जी It हीट converts एनर्जी हो जाएगी। हीटर से जाएगी तो 220 सर इसमें भी तो हीट जूल ऑफ निकलता हीट है। एनर्जी हो हाँ जाएगी। ये सर टच करने पे। सर हमें होता से है, बोले होता थे है। कोई हाँ। मच्छर मारने को। होता ही है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? नाउ वी आर एट ओम्स लॉ। V = IR से पढ़ा तो दिया था। थोड़ा सा बता रहे हैं। सर ये क्वेश्चन कौन सा आंसर है? ये एक नोट है कि इसका मतलब है कि 220 अच्छा आपने ऐसे फॉलो किया है? ओम्स लॉ लिखिए। ओम्स ने At the बताया कि constant temperature. अगर मान लो छोटा सा तुमने एक सेल लिया तो छोटे से सेल में ज्यादा करंट फ्लो करेगी कि बड़े में? दोनों में इक्वल है। देखो एक जैसे छोटे सेल से करा, ठीक है, सर तो करंट तो इक्वली पास अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वोल्ट पे नहीं सर डिपेंड आपने करेगा। बोला सर कि 1 जिसका कूलम वोल्ट में ज्यादा equally होगा होगा। करंट मालूम ज्यादा नहीं है। होगा। सर वायर जिसका पे वोल्ट डिपेंड ज्यादा करेगा होगा। तो। सुन लो पोटेंशियल सर डिफरेंस। वोल्ट तो 2.2 देखो सुनोगे नहीं तो फिर हम आपको बता भी नहीं पाएंगे। पहले समझो कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ से अगर पानी गिरे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे मैकेनिकल है। तो बहुत ऊंचे से अगर कैंप्टी फॉल गिर रहा है, देहरादून में जो धारा होती है सहस्त्र धारा नीचे है और ऊपर कैंप्टी फॉल है, तो वहाँ से इतनी ऊंचाई से गिर रहा है तो वाटर करंट ज़्यादा होगी। ये मान लो एक छोटी ऊपर सी से पहाड़ी ऊपर से गिर रहा है इसमें वोल्ट ज्यादा तो होगा करंट मतलब यहाँ पर ज़्यादा वाटर करंट होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। हाँ तो करंट करंट विल बी करंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा तुम्हारे यहाँ चार्जेस आएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू। तो ज़्यादा चार्जेस आएंगे तो ज़्यादा वो खर्च करके जाएंगे एनर्जी। हाँ। और चार्ज ही नहीं आ रहे तो खर्च क्या करेंगे? हाँ। वो बात अलग है कि वो कितनी एनर्जी ला रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप एक सेल लगाओ उसकी जगह 2 सेल लगाओ तो टॉर्च ज़्यादा चलेगी। और 9 वोल्ट का सेल लगा दो जैसे मैंने लगाया और तेज़ी चलेगी। और इसके अलावा सब्जी वाले जो रखते हैं वो भी बड़ा 12 वोल्ट का लगा देते हैं तो और ज़्यादा चलती है। 220 लगा लो तो उससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें चल सकती हैं। समझ में आए कि नहीं? और खिलौनों को चलाने के लिए 3 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट लगता है। यानी अगर सेल छोटा होगा, सेल छोटा होने का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कम कर दोगे तो क्या होगा? सर करंट कम होगा। वाटर करंट कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें सेल में भी करंट कम हो जाएगी। और एक है कि ये 2 प्लेट है, यहाँ पे समझो 2 प्लेट है। तो ये अगर मान लो ये प्लस है, अब ये छोटा सा सेल लगाया तो इसने 4 निगेटिव किए। आपने कहा नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ और ज़रा बड़ा लगा, तो जरा अब और बड़ा लगा दिया, 2 सेल लगाए। 2 सेल लगाने से क्या हुआ? एक 1.5 वोल्ट का है और एक 1.5 वोल्ट का। मतलब एक नदी की धारा इतनी थी, उसी में तुमने कहा कि नहीं मैं दूसरी नदी की धारा भी जोड़ दूंगा। तो बोलो क्या वो बढ़ नहीं गई पोटेंशियल डिफरेंस? एक और जोड़ दो, सीरीज में हम जोड़ रहे हैं तो और नहीं बढ़ जाएगी सीरीज में। तो फिर इसकी वजह से क्या यहाँ चार्जेस और ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? And these electrons which are here, they will rush towards it. वहाँ प्लस की भरमार लगी हुई है
जैसे प्लस की भरमार लगी तो क्या ये तेजी से नहीं होंगे? कहीं पे रख दो थाली भर के समोसा तो लोग कैसे दौड़ते हैं, पाकिस्तान में देखा है तुमने लूटने के लिए? तो वो दौड़ते हैं कि बस समोसे बंदरों की तरह लूट लें। तो वहाँ पर इसको देखते हुए अभी शादी बारात में खाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि आधा गिराते हैं आधा खाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ज़्यादा तुम लगाओगे पोटेंशियल तो यहाँ ज़्यादा प्लस हो ज़्यादा माइनस, तो क्या करंट बढ़ेगी? सीधी बात, करंट ही बढ़ेगी। So when more potential difference is applied, then the current across the conductor is more, provided temperature remains constant. समझ आई बात कि नहीं? So इसका मतलब है कि अब हम आपकी बुक से डेफिनेशन देखेंगे। सर मैं बोलूं, constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. सर वो भी केवल वन में ही है। The potential difference across the is Sir, directly मैं बोलूं? proportional to the current flowing through. At a constant Sir, temperature book the में है current- कांस्टेंट टेम्परेचर से शुरू है क्या सर तुम्हारे? मेरे देखो ये अच्छा ठीक है यहाँ से ले लेते The हैं। potential current difference बुक flowing- से देखो। सर पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान देखो लेता हूँ। ऐसा ही है। और फिर से लास्ट में लिखा सब है एक ही है। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेरी रिमेन। सर लेकिन ये गलत थोड़ी होगा सेंटेंस। चलो पोटेंशियल डिफरेंस अभी ठीक करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, थोड़ा सा लो कर देते हैं फिर बताना। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस Applied अप्लाइड, यही है बुक में, हाँ। अप्लाइड Across conductor remains is Potential difference constant. across the end of the given metallic wire. अप्लाइड अक्रॉस Ends of a given metallic across wire. the Ends of a given metallic wire. ends of Given metallic wire. given Metallic wire. metallic Wire. वायर। पहले कंडक्टर था, मेटेलिक वायर ये कंडक्टर ही होना चाहिए था, रजिस्टर हम लोग लगा देना। ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है? Current flowing through it. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through it through it। in the electric circuit. through it भी है क्या? Yes. in the Electric circuit. electric circuit Provided its temperature remains the same. provided its temperature Remains the same. remains same। शिवम सुनाई पड़ रहा है कि वो लगा है नेक बैंड? बोलो, आवाज धीमी तो नहीं आ रही है शिवम? आई नहीं। सर बोर्ड पे लिखो। Am I audible? इतनी आवाज नहीं आ रही। ये क्या है ना, ऑन करके पेटीज लेने चला गया। सोच रहा है शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। क्लास भी हो जाए, बोर्ड भी नहीं। अभी देखो कि सुनो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, एम आई ऑडिबल शिवम? ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। देखो मेटेलिक कंडक्टर है कि नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Current flowing. इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखा है, सिर्फ करंट Current लिखा है। flowing through it in the electric circuit. इलेक्ट्रिक करंट लिखा सर। वायर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली क्योंकि कई तरह की करंट होती है ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट Flowing through
the flowing electric through circuit. it, Through the electric Provided circuit. its temperature remain the same. flowing through it in the electric circuit। एक ही बात है, घुमा के कर दिया इस बार। Flowing through it in the electric circuit provided the temperature remains Same. same। एक बार आप बताइए, फिर आप बताइए। Potential difference applied across the ends of a metallic wire is directly proportional to the electric current flowing through in the electric circuit, provided it constant remains. Temperature remain. Provided its temperature remains. सोनल बताओ। Potential difference applied across two ends of temperature क्यों याद ऐसे नहीं होता है, बोलो। Potential difference applied across the end of a given metallic wire. It is directly proportional to electric current flowing through a electric circuit. The temperature remains same. potential difference applied on given ends of a metallic wire. It is directly proportional to the current flowing through it in the circuit. The provided temperature remains same. When potential difference applied across the ends of the metallic wire, then metallic wire across its ends, then the potential, then it is directly proportional to the ends of the electric current flowing into the circuit, and temperature remains same. थोड़ा और फ्रेमिंग करो, बोलो। applied across its ends remains Potential difference applied at the end of the metallic wire is directly proportional to the electric current flowing through it in a circuit. The temperature remains. अच्छा सही। अच्छा अब इतनी बात हो गई, इसका मतलब क्या है कि जितना आप सेल लगाते जाओगे तो क्या इतना यहाँ प्लस और माइनस चार्ज बढ़ता चला जाएगा, हाँ। और फिर उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो लेकिन कूलम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। कूलम और देखो, कूलम तो 220 वोल्ट अब ही लेकर जाएगा। मान लो अगर यहाँ ज्यादा सोर्स है तो यहाँ से ज्यादा चार्जेस बहेंगे। हाँ। क्यों, आई क्या होता है बताओ? Q/T। Q/T, तो ज्यादा कूलम नहीं फ्लो कर जाएंगे। अब ज्यादा कूलम फ्लो करने पर भी ये हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा खेल ना हो, क्योंकि हर कूलम में वो कितना एनर्जी बियर कर रहा है वो कौन डिटरमाइन करेगा? वोल्टेज। क्या से समझ? सुन लो जरा एक बार, आई ये बात सही है कि V है, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, हाँ। V बढ़ेगा तो ही I बढ़ेगा। वोल्ट लेकिन अब I का मतलब क्या होता है? कूलम पर सेकंड क्या? हाँ, तो करंट ज्यादा कूलम जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी भी डिसिपेट करेंगे। तो करंट किस में ज्यादा होगी? एक खिलौने वाले सेल में कि इसमें? इसमें और इसमें ज्यादा होगी और इसमें साथ में एनर्जी भी ज्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो इसलिए इसमें एनर्जी का डिसिपेशन ज्यादा होगा। सर डिसिपेशन डिसिपेशन का मतलब है Release। एटमॉस्फेयर में रेडिएशन या कहीं छोड़ दे, कुछ भी Release कर दे, करना। रिलीज कर देना। समझ में आई बात कि नहीं? और खिलौने वाले में वो दो प्लस इधर लगाएगा, 2 माइनस इलेक्ट्रॉन कहेगा 2 प्लस में कहाँ जाए, यही बैठे। तो जबकि बहुत सारे प्लस होंगे तो भागेगा कि नहीं? वीक मैग्नेट होगा तो दूसरा मैग्नेट भाग के आता है क्या? नहीं आता है। जबकि स्ट्रांग होगा तो आ ही जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो कितनी बात हो गई। अब देखिए, टेम्परेचर तो बदल जाता है। टेम्परेचर के बदलने पर उनके बीच में कोलिजन्स ज़्यादा होंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अंतर पड़ेगा, और उससे उनमें अगर कोलिजन ज़्यादा बढ़ गए तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर बदल जाएगा तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस बदल जाने पर वो करंट वही नहीं रहेगी। मान लो जैसे तुम्हारे पास एक पाइप है पानी का, पानी से तुमने सिंचाई कर रहे हो और दूसरा आदमी आके पाइप को हिलाने लग गया चारों तरफ से, तो वो समझ में आया, उसमें वो टर्बुलेंस पैदा करने लग गया, तो क्या वही पानी निकलेगा? तब नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आप मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल दोगे देन द सेम वाटर विल नॉट कम आउट। अगर उसमें कोलिजन ही बढ़ गए, टेम्परेचर बढ़ गया
तो उसमें इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज दे विल कोलाइड मोर। Yes, sir. समझ में आ गई बात की नहीं? सो कोलिजन जब ज़्यादा हो जाएगा देन द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ करंट विल डिक्रीज, अब कम हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, वो आपने- इसीलिए आप देखते हैं कभी लाल हो जाता है तो आप लोग सब ऑफ कर देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चलाएं। सर क्या नाम होता है? कोई भी रेड हॉट हाँ, नहीं हो सर, जाता है गर्म हो कोई जाता तार, है। अच्छा। सर क्योंकि तो वो आप टाइम ऑफ पे कर भी देते हैं, डिपेंडेंट क्योंकि उस होता है। पर्टिकुलर टाइम में उसका रेजिस्टेंस इतना हाँ, ज़्यादा है वो इस करंट को फ्लो ही नहीं कर देगा, बस कि कोलाइड करते रहो। समझ में आई बात कि नहीं? ना अच्छा, तो इसके हिसाब से इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ये तो Equal to- इसका आपका एनालिटिकल और स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। ये क्या तो होगा? सुनिए, V इज प्रोपोर्शनल टू I है, I is equal to- बोलो। हाँ, सर पानी के लिए पानी कहाँ है? वो बलून। हाँ? ये तो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, और वो तो न्यूटन मेढक खा गए थे, क्या हुआ? इसके लिए आप कुछ मत करो चिंता। ये लो, सर दो। चलिए सर डस्टबिन इधर ही अरे होगा। बाहर थे। चलिए उठ जाए। बच्चों के लिए बोलेंगे बच्चे को नहीं। छोड़ दो। अच्छा चलो अब बैठ जाओ। सुनिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? I बढ़ जाएगा। सो अब V इज इक्वल्स टू IR, ये चीज है। Proportionality Where R constant. क्या है? प्रोपोर्शनलिटी Constant. कांस्टेंट। Where R is proportionality, सर आई इलेक्ट्रिक करंट है ना? I इलेक्ट्रिक करंट है और ये V है अप्लाइड वोल्टेज, कि वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो, बैटरी स्ट्रांग है कि नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, R से क्या पता चलता है? अगर R कम होगा, जैसे हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, हाँ। अब R एक ओम है, तो बताओ करंट कितनी होगी? सर करंट सर 12 अब अगर मैं R को 12 ओम लगा दूँ तब Zero. ये ठीक है, 1 एम्पीयर मतलब ठीक है नहीं? तो फिर जीरो क्यों बोला था आपने? सर गलती से हो गई। क्यों गलती करते हो? अब बात समझ आई फिर? तो ये 12 ओम है तो तब ये 1 होगा, यानी इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया, इसको कम किया, तो इसका मतलब है इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द करंट इज मोर। एंड इफ ये इसके बाद समझ में आ गई कि नहीं? Current is more than resistance. अब सो यहाँ पर आप देख लें कि R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। V by I is equal to R. अब देखो, सो R क्या हो गया? V सर ये by तो I. खुद से V by I हो गया। हाँ सर, और I इक्वल्स टू V अपॉन R। Where R is called, जहाँ R क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, इसका भी फॉर्मूला होता है, रो एल बाई। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? रेजिस्टर। सो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, सर रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमता। प्रतिरोध। नाउ सर मतलब जिसके रेजिस्टेंस कम हुई वो अच्छा कंडक्टर है। हाँ वो अच्छा है। सर तो रेजिस्टेंस इस एसी का सबसे 10 पे तो कम माइनस में खूब चलाते हैं। करंट जाने दे रहा है, कंडक्टर। ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल क्या है? इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Applied across the ends of a given metallic applied across the ends of a given Of given conductor to current, electric current.
flowing through it. यानी R किसका किसका रेशो है? V by I का रेशो है. So it is the ratio of potential difference applied across conductor and the current flowing through it. जैसे मान लो अगर प्राची एक ये रेजिस्टेंस है और इसमें एक वोल्ट मीटर लगा है, ये 2 वोल्ट की रीडिंग में है और यहाँ पर मैंने एक एमीटर लगा दिया, तो एमीटर मान लीजिए ये 4 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है. समझ में आया? एक सर्किट है और यहाँ पर हमने कुछ वोल्टेज लगा दिया है, वोल्टेज ऐसे लगा दिया, हमें पता नहीं है उसका वोल्टेज कितना है. तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस रजिस्टर का, ये एक रजिस्टर है और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे कि हमारे पास सेल्स का होगा 1/2 0.5. ये रजिस्टर है कि ये रेजिस्टेंस है? रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर है और इसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है? रेजिस्टेंस. तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो ये क्या चीज है? रजिस्टर. प्रतिरोध है और उसकी वो चीज है, मतलब आप ये कह सकते हैं ये रजिस्टर. सर रजिस्टर क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को ये रजिस्टर करता है किसी चीज को, करंट को रजिस्टर करता है. तो अब जरा देखें व्हाट इज करंट में बाधा है तुम. हाँ, तो चार्जेस के फ्लो में इट क्या करता है? ऑफर्स हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताइए. हिंड्रेंस इन द फ्लो. रेजिस्टेंस. अच्छा रेजिस्टेंस. Ratio of material is resistance of material is the ratio of its potential difference potential. देवांशी बताओ. Resistance is material. Resistance is the ratio of potential difference applied across the ends of a conductor to the electric current flowing through. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट. अब रजिस्टर की डेफिनेशन बताइए. It is the hindrance provided in the flow. It is the device or the It offers hindrance in the रजिस्टर बोला है ना आपने. हाँ. तो सर it is the device which provide hindrance in the flow of electric current in This electric. conductor which provides hindrance in the which offers hindrance, वो क्या करता है? Hindrance Hindrance या resist, which resist flow of charge. which offer सबसे अच्छा resistance है ना? which Which resists flow flow of of charge in electric circuit. charge when potential difference इसका is flow of current नहीं हो सकता. applied. When current न लिखो, charge को. When charge को नहीं जाने देगा ना. हाँ सर. पोटेंशियल वो ज्यादा बेसिक है. सर डिफरेंस क्या है दोनों में? है वही चीज, मतलब चार्ज को नहीं जाने दे रहा है तो फिर करंट को भी चार्ज को मूव नहीं करने देता है, क्योंकि इसके पास कोई, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं. सर बहुत सारे चार्ज मिलके करंट बनाते हैं, है ना? ये किसी पास से चार्ज फ्लो कर रहे हैं वही करंट. फ्री इलेक्ट्रॉन हाँ. को मूव इसका करते वो हैं. 2 वोल्ट होगा आंसर. इसका 1.2 होगा. अब देखो 0.5 ये आर क्या बताइए? 0.5 ओम. V बाई आई हो गया. तो V कितना है रीडिंग? और 4 एम्पियर. तो बोलो क्या 1/2 वोल्ट पर एम्पियर हुआ? तो क्या ये 0.5 ओम. इसी को ओम भी कह सकते हैं? सर लेकिन आपको क्वेश्चन था कि बैटरी कितने वोल्ट की है? बैटरी वोल्ट तो दे दिया. तो जो ये ड्रॉप है उतनी की बैटरी होती है. द सेल्फ पोटेंशियल itself is reflected as potential drop. अगर सिंगल वो है तो जो यहाँ पर इसका सेल्फ पोटेंशियल होगा वो पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एक आइडियल एमीटर क्या होता है, उसका कोई जीरो रेजिस्टेंस होता है. तो सब कहाँ पे ड्रॉप होगा बताओ? जितना लेके जाएगा उतना ड्रॉप कर देगा. सर ठीक इसका है. एक और फॉर्मूला है ना?
अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और चीज, और ये भी देखेंगे कि हाउ द सर्किट ऑफ, बहुत कम लोगों ने सही सर्किट बनाया है, सर रेजिस्टिविटी भी होता है सर। वो सब आगे है। अच्छा वही है। Now, अब देखो कि एक बार हम गजेंद्र से रेजिस्टेंस की और डेफिनेशन पूछते सर मैं बोलूं? नहीं, ये लोग समझ नहीं पाए हैं, थोड़ा एक दो लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताओ। It is the ratio of potential difference applied across the given ends of any metallic wire and the current flowing through. Across the ends of a given conductor. सही है, और एक बार ओम्स लॉ भी बताओ। Ohm's law हाँ। is the potential difference applied across the cross ends of a given metallic wire. It is directly proportional to the current flowing through it, प्रोवाइडेड, provided its temperature ये remains. सही है। अब जरा देखें कि ये हमारा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड मेकिंग ऑफ लॉ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फुल मार्क्स में आता है। देखो Sir, full marks guides में जैसे देख लेते हैं, अभी बताते हैं, थोड़ा सा बताना पड़ेगा तभी तो आप लोग कर पाओगे। ये यहाँ पर एक मीटर लगा दिया, ठीक है, सस्ता सा मीटर ले लेना, 75 रुपए का बाजार में आने लगता है, और वोल्ट मीटर भी 75 रुपये का आता है। तो अब कितना आप ले रहे हैं? इसमें 4 सेल लगाना। 4 सेल लगा दो, 5-5 रुपए के चाहिए। बैटरी बना। अब इसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर लो, कहाँ पे? ये, सर और रजिस्टर में क्या लगा लो? वोल्टमीटर। वोल्ट मीटर लगा दो। एक की भी चाहिए, कभी चाय पीने का मन है तो स्विच ऑफ करके चले गए किसी के साथ। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया है, इसको भी जोड़ दिया। ये बहुतों ने ऐसा किया, हम कह रहे हैं मैंने 10, नहीं किया। 8 लोगों ने किया। मैंने नहीं किया। तो फिर ये नहीं करना है, नहीं तो फिर वो तो पूरा बन गया। सर एक ही को जोड़ना है और बाकियों को डॉटेड में। बाकी मतलब कहीं पे भी जोड़ो, ये नहीं जोड़ो इसके एक भी साथ। नहीं जोड़ना है मैंने सबको। ना? सबको डॉटेड किया। हाँ ठीक है, सबको डॉटेड वो चलेगा। तो इसको यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, और यहाँ जो- A B C D E ऐसे हमने कर दिया। सर ये समझ हाँ। नहीं आया। अभी समझ में आएगा। ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। जब सीरीज में लगाएंगे ना, तो अगर मान लो ये सब कुछ ना जुड़े हों और अगर यही जुड़ा हो, तो इस सर्किट में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स आपको नजर आ रहा है? जीरो। नहीं कोई बैटरी नजर आ रही, तो कोई करंट फ्लो करेगी क्या? नहीं तो अगर दैट इज जॉकी एट ए, अगर हमारी जॉकी कहाँ पर है, ए में अटकी हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सर जॉब अरे हुक। सर ने बताया हुक। हुक लगा दिया। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस और फिर दैट सर इज, जॉकी होगा ना, JAWKEY। ये सही चल रही है। तो रीडिंग इन वोल्ट मीटर और रीडिंग इन वोल्ट मीटर, कभी भी इंस्ट्रूमेंट हो तो METER लिखना, और जब ये लिखना हो यूनिट मीटर की तब METER। हाँ। इन दोनों में फर्क होता है। वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, ये जो भी जितने भी तरीके के मीटर हैं, सब में गैल्वेनोमीटर। ER होगा, हाँ। और ये मीटर में ये RE होता है, ठीक है। और रीडिंग इन मीटर देखो जरा, और ये चीज V में होगी, ये I होगी। तो सबसे पहले जब A पे जोड़ा, कोई कुछ भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है क्या? नहीं। 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चैतन्य मुझे बताओ, इसमें कितनी करंट रीड करोगे? 0, क्योंकि ऐसे समय में जब पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई नहीं किया, ये प्लस है, तो ये एंड क्या होगा? प्लस, क्योंकि धीरे धीरे नदी की धार यहीं से तो बहनी शुरू करेगी, सर प्लस से। सर वो ऐसे प्लस से। zigzag है, वो रेजिस्टेंस है ना। ये R है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है,
और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मटेरियल रजिस्टर है, बाजार में तुम रेजिस्टेंस मांगने जाओगे कोई नहीं देगा, रजिस्टर, ठीक है। अब ये देखो ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया जब हमने नहीं लगाया। और R का क्या फार्मूला है? R equals to V V by by I. तो 0/0 करके तो कुछ नहीं कर सकते, वो डिफाइन नहीं है, कुछ नहीं फ्लो कर रहा है, तो आप क्या रेजिस्टेंस पता Zero। लगाओगे? कुछ है ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब B पे लगाओ तो ये अब दूसरे पे लगा दीजिए, ज्योति वहां से हटा दीजिए और आप इस पे लगाइए, ये हटा दो तो B पे लगा दिया। वोल्ट। बोलो कितना वोल्टेज इस सर्किट पे आ गया? 2 2 वोल्ट आ गया। और 2 वोल्ट मान लीजिए आपके इसकी रीडिंग कितनी पहुंच गई? 2 वोल्ट पहुंच गई और तब इसमें 1 की पहुंची, कैसे? मान लीजिए 1 की पहुंच गई। यहाँ मैक्सिमम 4 या 5 एम्पीयर की करंट फ्लो करती है इतने पूरे घर में, सब सारे पैरेलल सर्किट में जोड़ दो। जैसे ये देख लो, ये हमारा बल्ब है तो बल्ब में 0.15 एम्पीयर जाती है। अब पूरी आपकी बुक के हर पेज को छान लेना, 2 एम्पीयर कहीं भी करंट लिखी हो तो नहीं तो लोग बच्चे हैरानी से देखते 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो मतलब बल्ब में इतनी गई और फैन में 0.30 एम्पीयर, सर लेकिन इसमें 1 हीटर क्यों है फिर? में 1 एम्पीयर। तो हीटर समझ में आई बात? सर क्या इसमें 1 क्यों है? बता रहा हूँ, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि कितना एम्पीयर तक होता है। आपका जो फ्यूज है ना, जो सारी करंट को जोड़ के वहां है, वो 5 एम्पीयर ज्यादा का ही नहीं। 5 एम्पीयर से ज्यादा अगर करंट जाएगी, ये एक ही फॉर्मूला से सारा निकाल नहीं मैं बता रहा हूँ कि पैरेलल में बता रहा हूँ, जैसे हीटर है और टीवी है, इतना सब चला रहे हो तो हाँ। इसलिए 0.3 एम्पीयर और 2 डिवाइस और ले लो, मान लो आपके घर में 2 और डिवाइस चल रही तो 0.3 एम्पीयर और 0.3 एम्पीयर। बोलो सब अगर जुड़ जाएं तो कितनी करंट है? और यहाँ से कितनी करंट निकली थी? गंगा से कितनी धार निकली थी? 1.5 सबको जोड़ो जरा। 0.45 है 5 48 और 1.0 और ये कितना है? तो कितनी टोटल हो गई? 54 सर 0.9 2.35 हुई कि नहीं हाँ एम्पियर? तो इसलिए हम 1 एम्पियर करंट ले रहे हैं तो भी कमाल की बात है। नहीं तो अभी तक तो कितने बच्चे इसमें से बोल देते हैं सर 2 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर ले लोगे, हमारे यहाँ 220 से भी नहीं है। 220 से मुश्किल अच्छा आपके बुक में 0.1 ही लिखा है, आपके बुक में देखोगे 2 वोल्ट की बैटरी ले रहे 0.1 एम्पियर दिखा रहे, देख लो। कहाँ लिखा है सर? मतलब जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये है ना, और नीचे ग्राफ देखो ना, तो उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। सर लिखा है। मतलब वो सिंपलिसिटी के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ओके सर। बड़ा सर, पोटेंशियल डिफरेंस है कि छोटी करंट दिखा रहे हैं। सर पता कैसे चलेगा बात किसी नहीं में है। मतलब जो हमारे यहाँ रजिस्टर आते हैं, रजिस्टर किस तरीके का होता है तो उन सब के बेसिस पर हम देखते हैं। तो आपके ज़्यादातर 10 ओम तक के तो रजिस्टर होंगे ही, और 2 वोल्ट की बैटरी लो, 10 ओम का रजिस्टर बोलो कितनी करंट हुई? 10 ओम का तो यही हमने रजिस्टर ले लिया, छोटे से छोटा सर रजिस्टर। हीटर में तो जो लिखा है हीटर बिकम्स 8 एम्पियर। 8 एम्पियर ठीक है, अगर 8 एम्पियर हो गया है तो किसी ने ज़्यादा ले लिया है। 5 एम्पियर तक का तो हम लोग यहाँ चलाते हैं। 2.2 एम्पियर ठीक है 2 एम्पियर ठीक है, 5 एम्पियर तक की रेटिंग का सब कुछ ठीक है। अब देखो ऐसे 1-2 केस ले लिए गए होंगे, लेकिन आप सोचो जरा, हमने 10 ओम का रजिस्टर दिखाया था अभी आपको, कहीं रखा था, हाँ वो बड़ा था। ठीक है। तो अब V क्या होता है? IR। 2 वोल्ट की बैटरी जानते हो, वो जो बाहर की 1.5 वोल्ट की तो होती है कि नहीं होती है? हाँ हाँ जो जानती हूँ। अब उसमें अगर 10 का ले लिया तो बोलो करंट कितनी की हुई? 10 का ले लिया। पाँच, 0.2 हाँ, वही। ऐसे ही करंट होती है। 0.2 एम्पियर। समझ आ गई बात कि नहीं? तो जनरली 10 ओम रजिस्टर से ऊपर के सारे आते सर हैं। मतलब आप यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना सब हमें ऐसा करना चाहिए। आप अपने मन में रखो कि मैं 2 पे 1 दिखा रहा हूँ, आप 0.1 भी दिखाओगे तो चलेगा। 0.1 अगर उसका रजिस्टर कितना है, ठीक है। हम माफ करते सिंपली हैं। हम किसी का रजिस्टर क्या लेके चल रहे हैं? V = IR। अगर इसे 1 लो तो रजिस्टेंस कितने का हुआ? 2 का होगा कि नहीं? तभी तो ये 1 हो पाएगा। R क्या है बताइए? V/I। सर यहाँ R 0.5 तो R कितना हो गया? 2 ओम। सर पॉइंट 2/2
V बाई आई तो क्या 2 ओम हो गया? सर उसमें आई की और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? किसमें? इसमें इस सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ मूव? यही है सर्किट है, ये सब छूट गया। तो करंट मूव कहाँ तो से? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे निगेटिव टर्मिनल से। तो वहाँ और करंट पॉजिटिव से है। करंट इधर से जाएगी ना। हाँ सर। अच्छा अब आगे देखो टेबल में, अगर मान लीजिए सर रीडिंग इन एम्पियर वो सर उसका खुद से ले सकते हैं कुछ भी? इसमें सर जो आपने लिखा है ना रीडिंग रीडिंग आपको खुद निकालनी है, आपका प्रैक्टिकल होगा, उस पर मार्क्स मिलेंगे आपको, स्कूल में प्रैक्टिकल एक कराया जाएगा। अब सी ठीक है कि नहीं? नहीं तो हमको भी तैयार करना पड़ेगा कि कैसा प्रैक्टिकल बनाना है, हम करा देंगे। जब भी ऐसा होगा पहले से तैयार करके रखेंगे, 4 सेल हम करा के दिखा देंगे उनको, आसान सी चीज़ है। देखो सी पे लगाओ, तो सी पे कितने वोल्ट फंस, कितने? सर ये 4 वोल्ट। 2 बोलो, 2 सेल फंसे, 2 सेल में टोटल वोल्टेज कितना हुआ? 4 वोल्टेज हुआ, कितनी करंट फ्लो करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो क्या करंट भी बढ़ती जाएगी? दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कितनी हो गई? बोलो 2 एम्पियर। प्रतीक 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो गई। तो ये कैसे फॉर्मूला लगा रहे? मतलब हम ये देख रहे हैं कि क्या वोल्टेज को डबल करने पर करंट भी डबल हो जाएगी? हो जाएगी। कोई भी चीज प्रोपोर्शनल होगी उसके क्या मायने होते हैं? डबल होगा वो भी बढ़ेगा। BMI इंडेक्स जानती हो? हाँ। बॉडी का जैसे जैसे मास बढ़ेगा हाइट भी बढ़ेगी, 28 समथिंग होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? करंट बढ़ेगी। जैसे पानी का लेवल बढ़ा दो तो क्या टोटी से ज्यादा पानी निकलेगा? तो डबल कर दो लेवल तो डबल पानी निकलेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है कि नहीं? F इज इक्वल्स टू MA होता है कि नहीं? हाँ। F ज्यादा बढ़ाओगे तो मास इनटू तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मास तो बढ़ना नहीं है। F डबल कर दोगे तो क्या वो चीज डबल गति से भागने लग जाएगी? हाँ। यही है। सर ये आपने फॉर्मूला कैसे लगाया बी वाले पे? बोलो। बी वाले पे आपने फॉर्मूला कैसे लगाया? देखो ये रीडिंग हमने यहाँ लिख दी कि इसका डबल किया तो ये भी डबल किया। एक वैल्यू अपने मन से आर्बिट्रेरीली लिख लो। अच्छा तो हम बी का और और कांस्टेंट आप रेजिस्टेंस को मैंने मन में मान लिया 2 ओम। अब V की कुछ वैल्यू लिख लो, मान लो 2 वोल्ट का लगा रहे हो तो I क्या निकाल नहीं सकते हो यहाँ से? I क्या होता है बताओ? V इज इक्वल टू I R। I इक्वल टू V बी अपॉन लगा। V बाई R। V आपने जब 2 का लिया, R 2 का लिया तो 1 नहीं लिख दोगे? अब बोलो अभी थोड़ी देर बाद I1 कितना लोगे? यानी यहाँ पे 6 IC लेंगे और इसमें 3। मान जैसे अगर 4 वोल्ट ले लिया और रेजिस्टेंस तो 2 ही रहा ना, ओह अच्छा। तो क्या 2 नहीं लिख लोगे? लिख देंगे। बोलो। हाँ। आपके पास फार्मूला, अब बाहर से बाजार से जाना, कहीं से खरीद लेना कि भाई हमको 50 पैसे का एक रजिस्टर आता है, तो उससे कह देना कि मुझे 2 ओम का एक रजिस्टर दे दो, तो ये सब रजिस्टर्स हमको दे देगा। भाई हम भी 5 रुपए के लाए तो आप भी ले ये जाओ। कहाँ से मिल रहा है ये सब? सर इतना सस्ता कहाँ मिलता है? हर जगह, इसके बिना कुछ होता ही नहीं। ये सब रजिस्टर है ना, ना कोई लूट नहीं सकता इसके लिए। इतनी छोटी छोटी चीजें ये सब सर ये 50 कैपेसिटर है ना? कैपेसिटर रजिस्टर। ये क्या है? रजिस्टर। रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर देखो। सर वो क्या है? हाँ ये भी रजिस्टर। सर कैपेसिटेंस है क्या इसमें? सबको कैपेसिटर ये देखो रजिस्टर सबको दे दो, तो ये 50-50 पैसे जाते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल करना बहुत आसान है। अरे इससे प्रैक्टिकल होगा भी। सर कैसे करेंगे? ये सब रजिस्टर है। सर 5 रुपए का 5 का है। 5 का तो बहुत मिल जाएगा। 10 का है ना? 50 रुपए अरे सर सब ऐसे ही है। इसमें 1 या 2 रुपए, 2 रुपए से ऊपर की कोई चीज नहीं है। सर ये प्लास्टिक अगर ऐसा होता ना तो सस्ते सस्ते खिलौने न मिल पाते। मैं दिखा रहा हूँ तुमको, सर ये प्लास्टिक यूज कर सकते हैं बना के। ये देखो कितने छोटे छोटे रजिस्टर हैं कि देखने में ही लगते हैं। ये देखो कितने छोटे। भाई बीच में चलते हैं। हाँ? महंगी चीजें किसको नहीं किसी भी देखने मतलब पता? दुकान में चले जाओ। महंगी वो गोल वाला नहीं ये है। ये कैपेसिटर। अब ये देखो
ठीक है, सब लोग देखने पे दे दें। इसके बाद क्या होता है, अगर ऐसा ना होता तो ये जो 25 रुपए का हम खिलौना लाते हैं सर ये सर यहाँ पे उसमें खोलने में इतनी चिप मिल गई। ये मदरबोर्ड सर है ये चिप मदरबोर्ड है 25 रुपए के खिलौने में मिली है। सर हमें भी दो। सर इसको अगर जूम करके इसमें दिखाएं, सब कुछ है। जैसे लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि रजिस्टर देख लिया सबने। सर ये जो है इसके अंदर, कितनी वो आगे बताई जाएगी इसी चैप्टर में। सर ये जो है ये यही है। और किसी के पास है इधर रजिस्टर? सर दे दिया था अभी। ये देखो, समझ में आ गई बात? तो बाकी हम आगे भी आपको सब कुछ दिखाएंगे कैपेसिटर क्या होता है जैसे जैसे होगा। वैसे तो 12th के प्रैक्टिकल के लिए हैं, कैपेसिटर 12th में है। कैपेसिटर है, कंडेंसर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे होगा हम बताते जाएंगे। अब देखो सर कैपेसिटर महंगा आता है क्या? बाकी फैन है। मोनोलिथिक है, इसमें सब कुछ है। यही देखो छोटे छोटे सर हमें मैं एक भी नहीं देगा। हाँ मैंने देखा इसमें। दिखाया तो आप ही को हाँ। मिल गया। सर वो वाला देखना। हाँ ठीक। अब ये देखो C पे 4 है तो R कितना हुआ बोलो, यहाँ से लेके 4/2 करो तो 2 ओम। जो वोल्ट, यहाँ से देखो वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? वोल्ट पर एम्पियर क्या ओम ओम या ओम? तो मैं इसको ओम लिखते जाना। अगर मान लीजिए मैंने D पे कनेक्ट कर दिया तो D पे कनेक्ट करो ना। D पे कनेक्ट करने पर ये कितने सेल फंस गए इसके अंदर? सर 6 वोल्ट 3 हो गया तो 6 वोल्ट फंस गया। हाँ सर 6 वोल्ट ले लें और 6 वोल्ट में कितना होगा? 3 3 हो जाएगा। जब ये 3 गुना किया ये 3 गुना नहीं हो जाएगा? ओम 2 R है 6/3 D निकाल 3 सर 3 ना। तुम ये बात सही कह रहे हैं। और फिर E D के बाद E पे कितना हो गया? अगर मैं E पे कनेक्ट करूं E पे 8 और 4 8 पे 4 हो जाएगा और R 2 ओम। फिर भी वही रहेगा। Yes, 8/4 सो दिस इज 2 ओम। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। किसके बदलने से? करंट और वोल्ट के। जैसे किसी चीज का मास नहीं बदलता, फोर्स और एक्सीलरेशन के बदलने से। धक्का दो तो क्या स्कूटी बड़ी होती चली जाएगी क्या? तो फिर सर 0 पे भी 0 हो जाएगा। क्या 0 पे भी 0। यानी वो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखाया उसमें लिखा है वो कितने ओम का रेजिस्टेंस, वो बदल जाएगा क्या? उससे जितने का मांगोगे उतने का ही देगा वो। नहीं सर मैं 0 पे सर तो ये 0 पे डिफाइन ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो कर रही है। जब कोई चीज करंट नहीं फ्लो करी तो कैसे किसी का रेजिस्टेंस पता लगा पाओगे? 2 है ना। जैसे मान लो बीच में हवा रख दी और बोलो अब हवा का रेजिस्टेंस निकालो, मैंने तो सर रख दिया, तो करंट फ्लो करेगी क्या? बिना करंट के तुम हवा का सर। रेजिस्टेंस निकालोगे क्या? सर ठीक है। अब जरा देखो कि इतना हमारा रीडिंग बन गया। सो पहले हमने क्या बनाया? सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द टेबल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। और फिर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में सारी रीडिंग लिख ली। जब ये रीडिंग हो गई, सोनल इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस हमने वोल्टेज लगाया, करंट पाई। वोल्टेज लगाओगे तो प्लस और माइनस जनरेट हो जाएगा, करंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब देखें कि नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। कुछ लोगों ने ग्राफ बनाने में भी गलती की है। उन्होंने V को x एक्सिस में दिखा दिया है, जबकि V कहाँ दिखाया जाना चाहिए? और I एक्सिस। ये देखो, ये सो अगर मान लें ये A है, करंट है, तो करंट है तो उसको एम्पियर में दिखाओ, और V है तो
वोल्टेज में दिखाया जाएगा। Yes. 1 2 3 4 5। सर हाँ इस पे C11 SP ये सब क्या लिखा है क्या इस पे? ये वो कैपेसिटर है, कहीं पूछे, ये मोनोलिथिक चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ है, तो थोड़ा सा और हमें जानना होगा इसके लिए, तब हम बता पाएंगे, ठीक है। बहुत चीजें जाननी पड़ेंगी ना। तो 0 पे 0 है क्या? Yes. क्या पहले आई दिखाए, फिर भी पहले एक्स एक्सिस दिखाई जाती ना, तो ये 0 तो ये 0 0 0, फिर अगला 1 2, पहले आई दिखाना 1, तो ये 2 लो, आपने वो टू कर लिया। हाँ लिख लो स्केल, सर बी इंडिपेंडेंट स्केल ऑन, एक मिनट, सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, और स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या है? 1 2 3 4 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 1 एम्पियर। ampere। हाँ बोलिए खुशी। सर बी इंडिपेंडेंट है कि आर? V आई डिपेंडेंट है, वी इंडिपेंडेंट है। तो सर इंडिपेंडेंट को तो एक्स एक्सिस पे लेते हैं ना। ऐसा लेते हैं, लेकिन मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया। जो इंडिपेंडेंट है उसे नीचे लेना चाहिए, तो यहाँ पर आई डिपेंडेंट है, फिर भी नीचे लिया गया, क्यों लिया गया वो बताएं, ठीक है। सर ये देखो, ये क्या लिखे बोलो, 1 एम्पियर 2 वोल्ट, ये क्या लिखे 2 पर 2 पर 4 2 एम्पियर, 4 वोल्ट और 3 पे क्या होगा 3 एम्पियर 6 वोल्ट 3 एम्पियर 6 वोल्ट, और 4 पर 4 है, तो 4 पर ये है 4 एम्पियर 8 वोल्ट। अब जरा देखो इन सबको मिला लो, ये बात समझाई? सर ग्राफ में इसी क्वेश्चन में बनेगा क्या? देख लो, पहले खुशी का जवाब दे दें, ये चीज कितनी है? क्या ये 8 वोल्ट है? और ये कितनी है? 4 एम्पियर। अच्छा, कभी तुम्हें किसी टीचर ने tan थीटा बताया है? हाँ दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, हाँ। परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा, आपने लिखवाया था ना साइन कॉस, ये लिखवाया था कि sin नहीं? cos tan cos यानी x, अगर इसका cos tan x। ले लो, tan थीटा, वैसे जरूरत नहीं, आगे हम बताने वाले हैं, तो कोई ऐसी सर चीज़ की थीटा बात कौन सा है नहीं। इसमें? हैं? थीटा। ये थीटा, हाँ। तो tan थीटा क्या है? क्या दिस बाय दिस है? हाँ इसमें कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये v बाई आई है? हाँ v by i है। और जो tan थीटा है tan थीटा वो equals इसका to v। स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसी v बाई आई को r भी कहते हो क्या? हाँ तो स्लोप को हम r कहेंगे और इसी को क्या कहेंगे? tan थीटा। और ये भी भाई आ जाएगा, तो इस वजह से मैंने v उधर लिया। अब देखो, लिखोगी स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलोगी? स्लोप ऑफ vi ग्राफ इसीलिए मैंने v नीचे नहीं लिया। स्लोप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड, क्योंकि वो वही tan थीटा है और उसी को स्लोप कहते हैं। इसको tan थीटा को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। कोई भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, क्योंकि वो y बाई x करके ले लेगा। तो क्या लिखे बताइए? स्लोप ऑफ vi ग्राफ इज tan थीटा। ग्राफ v हाइफन लगा देना बीच में, ग्राफ इज tan थीटा। tan या r लिखो, tan थीटा से मैं मतलब नहीं, r तो लिख सकते हो, हमें क्या मालूम tan थीटा क्या है? r तो जानते हो ना, इट इज r। ये मुझे सिर्फ बता दो कि नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ओमिक जो रजिस्टर, मैं बताऊं लीनियर। लीनियर। पहले बता दे, फिर ये इनसे पूछना चाहते थे कुछ चीजें, ठीक है ना। सो और नेचर ऑफ नॉन ओमिक रजिस्टर, which are ohmic resistor? Which are ohmic resistor? Which are ohmic resistor? बोलो। ohmic conductor ही बोलो। Which follows Ohm's law, जो Ohm's law को फॉलो करें वही ohmic conductor कहलाते हैं। चलो, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ को R कहते हैं,
फॉर ओमिक कंडक्टर, ठीक है। सो वी आई ग्राफ इज लीनियर फॉर ओमिक कंडक्टर ना। लाइन बनी कि नहीं? ये तो सिर्फ हमने ऐसे दिखाया, इससे कोई मतलब नहीं, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, यही है ग्राफ, इसको चाहे तो हटा सकते। समझ आया? ये लाइन बनी कि नहीं? सो वी आई ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग लीनियर वी आई ग्राफ, ठीक है, इज लीनियर फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए लीनियर है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं फॉर ओमिक कंडक्टर। अच्छा आप बताओ कि सर, वन ऐसे ओम को, कंडक्टर होते हैं जो ओमिक लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे हैं, जैसे सेमी कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर है, वो सब ऐसा करते हैं, ठीक है। और थर्मिस्टर है, ऐसे बहुत सारे, धीरे धीरे हम आगे देखें। अच्छा मैं भी थोड़ी हेल्प करेगा जेंद्र, वन ओम को डिफाइन कर। Sir, when the potential difference applied on two ends of a metallic wire is 1 volt and the sir, and the electric current flowing through it is 1 ampere, then the power of resistance is Then the resistance of that conductor, हाँ रेजिस्टेंस सही बता दिया है। सर लेकिन उसने 1 वोल्ट नहीं बोला। सर, उसने था। 1 वोल्ट बोला ना। वो देखो ना। So when potential difference Between two metals, between the ends of the difference applied across conductor is 1 volt and current flowing through that conductor is 1 ampere, then the resistance of that conductor क्या हो जाएगा? इज 1 ओम। ओमेगा है ये सिंबल जिसे हम ओम कह रहे हैं, इसको क्या हाँ। पढ़ेंगे? ओमेगा। से ग्रीक का है। हाँ, last ग्रीक का है। वो last हाँ वाला। ग्रीक का लास्ट दे दो। ठीक है, लेकिन हम इसे ओम पढ़ रहे हैं। और ओम रो श्लोक। 16 या 17। अब जरा देखो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता सर है। लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, एक हमारे पास ये वायर है और एक इतना बड़ा है, डबल लेंथ का है, तो वो बड़े वाले में ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन ये Length. लेंथ है, ये 12 है, तो ज्यादा किस में होगा? 12 तो Directly proportional to इट L. इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आप लेंथ बड़ी करते चले जाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा? हाँ डबल लेंथ का ले लोगे तो डबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी मटेरियल का सर एरिया नेचर पे भी डिपेंड Area बढ़ा दिया तो बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम हो इनवर्सली जाएगा। प्रोपोर्शनल सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली 1 प्रोपोर्शनल बाई ए। इन दोनों को करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। पहले L बाई ए डायरेक्टली कांस्टेंट रो लगा। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? L बाई ए टू लेंथ ऑफ कंडक्टर and inversely proportional to the area of the and inversely proportional area. to area of the cross section. to area of conductor, area of Conductor. कंडक्टर। मान लीजिए अगर किसी कंडक्टर का एरिया ना गजेंद्र, किसी कंडक्टर का एरिया हमने डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा? सर एरिया बढ़ा दिया हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस हाँ। सर कम कम होगा। है। कितना कम हो जाएगा? सर 2 गुना कम। यानी सर, जितने गुना हाफ बड़ा- टाइम्स हो जाएगा ना।
अगर डबल कर दिया तो वो कितना हो जाएगा? 0.5 हाफ टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? सब कम होगा। सब- यानी आपने अगर हाईवे बना दिया किसी रोड को, आराम से करंट दौड़ेगी। छोटी सी गली है और एक पतला तार है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। तो मोटी मोटी स्ट्रिप होती, जब आई कभी प्रेस को बनवाने गई हो, इतनी मोटी स्ट्रिप होती रजिस्टर। हीटर इतनी बात समझ आ गई? अब तो इस तरीके से इस सेंटेंस को रिपीट करके दिखाओ जो लास्ट वाला लिखा है। Resistance is directly proportional to the area. चलो कोई बात नहीं, आप बोलो। अच्छा, to the length of resistance is directly proportional to the length of the conductor. मैं बोलूँ? बोलिए। Resistance is directly proportional to length of area. ऐसे नहीं होता। चलो मैं बोलूँ? Resistance is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to area of conductor. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ वी विल कंबाइन बोथ ऑफ देम। सो R is directly proportional to L by A. R is equals to rho by A. चल R यहाँ पर दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर आप बढ़ा दें तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उतना ही बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को मुश्किल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जितना एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। जरा देखो, कंबाइनिंग बोथ, तो R क्या हो गया? क्या L बाई A? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये टू L L by A. ऊपर और A नीचे, हाँ, ठीक है। और नाउ R इज इक्वल्स टू रो proportionality L constant. बाई A, वेयर रो RHO इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सर ये किसका साइन है? RHO रो मतलब यानी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज, सर 16th लेटर होता है ग्रीक का सर। अच्छा, इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाँ resistivity, और रेजिस्टिविटी, रोकने की कैपेसिटी। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये किन दोनों चीजों पर डिपेंड दो करता है? चीजों पे नेचर ऑफ द मटेरियल बोल सकते सर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल रो ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। मटेरियल एंड टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हैं आनंदिता? सर ये रो का साइन है। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। जैसे रो क्या हो गया कि बता दिया, वहाँ पे लिखा है कि 40 रुपए लीटर दूध मिलता है। क्या मिलता है? अब तुम 2 लीटर लो, 4 लीटर लो, जितना लो वो तुम्हें दे देगा, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस है। यानी रो के बारे में सोचो, रो। अब हम रो को डिफाइन करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया, ये समझ अभी समझ में आएगा। रेजिस्टेंस जानती हो, इट इज द रेशियो ऑफ V बाई I है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग फ्लूइड। कितना समझ में आता है कि कितना लगाया और कितना एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर। अरे इतना वोल्टेज या इतनी ही रीडिंग, दिस बाय दिस आ गया ना। अब जरा देखो रो कैसे निकालोगी। रो होता क्या है ये हम देखें। एक आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे कहीं पर दिया हो कि किसी के एंगल 5:4 है तो 5x और 4x लेते हो कि नहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो के बारे में सोचो कि सर रो किसी का ऐसा यूनिट होता है? अभी देखते हैं रो क्या चीज है। ए उधर चला गया हाँ तो क्या हो गया RA बाई L। L। अच्छा अब मैंने क्या किया, एक आयरन लिया,
आयरन हाँ, अब आयरन हमने ले लिया है फी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी ले ली? 1 मीटर और ये कितना ले लिया? 1 स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। और इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया। यस सर हमने ये भी नहीं देखा कि सेल कितने वोल्ट का है, हमें क्या लेना देना। और ये हमने की लगा दी, Yes. और यहाँ पे क्या लगा दिया? एमीटर एमीटर लगा दिया। और इसके किनारे पर क्या लगा वोल्ट दिया? मीटर ये 1 मीटर का ले लिया, तो ये वोल्ट मीटर ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई? भाई वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा। तो अब जरा देखो, V और A से क्या इसका हाथ पता चल जाएगा? मान लो इसकी रीडिंग 2 वोल्ट आ गई, और इसमें लेंथ 1 सुन लीजिए 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। 2 ओम तो बताओ इस ये जो यहाँ रखा गया है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम चलो आप लोगों ने अच्छा बात बताया, नहीं। क्योंकि V बाई आई किया होगा, तो यहाँ 2 वोल्ट रखा होगा, यहाँ 1 एम्पियर रखा होगा, कितना आ गया? 2 ओम। और ये 1 ले लिया, तो फिर से रो की वैल्यू रखो। बोलो R की जगह 2 रख दिया, इसकी जगह 1 मीटर स्क्वायर रखा, और इसकी जगह क्या रखा? 1 मीटर 1 मीटर। तो रो की वैल्यू क्या हो गई? क्या R आ गया कि नहीं? रो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया? आर के तो हम कह सकते हैं कि उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितनी है? 2 ओम। कितनी आ गई? 2 ओम, और मीटर भी आएगा, क्योंकि 1 मीटर से 1 मीटर कटा, तो इसकी यूनिट ओम और इसकी यूनिट क्या है? ओम पर मीटर पर नहीं है, ऊपर ओम मीटर, मीटर, sorry। ओम मीटर आ गया। हाँ, ओम मीटर। तो पहले मैंने यहाँ लोहा रखा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर तो बहुत होता है ना, और 1 मीटर इतना बड़ा, और फिर उसमें वोल्ट मीटर लगा रहा मीटर, फिर लोहा रखा, चांदी रखा, सोना रखा, पीतल रखा, और अगले पेज में इस कमरे का टेम्परेचर 20 कर दिया, और अगले पेज में एक टेबल बना दी, और फिर उसे रख लिया। जरा देखो तो अगले पेज पे देखो, लो इनके पेज भी खुल गया, यही है। अब रजिस्टिविटी आ गई, यहाँ 20 डिग्री है। बोलो क्या ये घर की बात है? रजिस्टिविटी निकालना बहुत आसान है, आपको सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ये लेना है। और ये लेना है। लो ये और अच्छा कह रहे हैं हम जितना भी लेंगे वही लिख देंगे, और आर की वैल्यू डाल देंगे, हमें रो आ गया। इंटेलिजेंट लोग भी हैं। तो सर आर इक्वल्स टू वी बाई आई से सही बात बोली। बोले कह रही कि हमारे पास इतना पतला तार है, क्या मैं उसका रो नहीं निकाल सकती? हाँ निकाल सकती हो, उसका क्रॉस सेक्शन मेजर कर लो वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर्स में आप निकाल लेना कि रेडियस और डायमीटर क्या होता है, ये है। और एक इससे तार लिया, भाई हमने तार ले लिया कि कितना डायमीटर है, ऑन ऑफ किया, ये इस समय इसका सेल डाउन हो गया है क्या सर ये वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, सेल लगाएंगे, मतलब इसमें हम इससे क्या करेंगे, इसका डायमीटर ले लेंगे कितना है, ठीक है। मैनुअल वाले से ले लेंगे, भाई इससे नहीं बन रहा है तो ये सब, ठीक है। ये ले लिया कि यहाँ से इसको ले लिया, तो इससे पता चल गया कि 1.5 है। सर क्या है इसमें 1.5? मतलब हमने कितना है इसका, कैसे 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 एक सेकंड बताओ, ये रेडियस है ये 0 पे चला गया, 0 पे। ये ऐसा जैसा तो फिर दिखा हाँ, तो उस ऐसे सेम चीज इसमें भी है, इसमें जल्दी हो जाता है, लेकिन अब इसकी सेल चली गई। जो भी है आप कुछ भी इसमें रखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेल डाल देते हैं, तो आप किसी भी चीज में, ये कह रहे हैं हम इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, तो ये हो सकता है। अब जरा मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने जा रहा हूँ। हाँ सर सुनो जरा, पहले सुनो और फिर हम लिखेंगे। मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस। सुनिए, रेजिस्टेंस, सुन ले आनंदिता, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, ये 1 रख दिया, ये 1 रख दिया, तो क्या रो आर के इक्वल हो गया। फिर से सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। जो रेजिस्टेंस आया इज कॉल्ड
resistivity of that material at that temperature. हाँ फिर से सुनो, resistivity of any material सर is numerically equal to resistance. वो किसके इक्वल है? Is numerically पहले इतना बोल के दिखाओ. resistivity of any material is equal to the Numerically is equal to. numerical equal to the resistance. क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट अलग होती सर है. रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल हाँ, न्यूमेरिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी यूनिट है ओम और इसकी यूनिट क्या है? ओम. ओम मीटर मीटर भी तो बच गया ना. तो न्यूमेरिकली नहीं लगाएंगे तो लोग कहेंगे यूनिट तो अलग अलग है, तुम इक्वल किए दे रहे हो. फिर से सुनो, इतना बोलो जितना बोला है. Resistivity of given of any material is numerically equal to the resistance. रेजिस्टेंस. Or given रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ गिवन मटेरियल of given of unit length of unit length and unit area. Unit यूनिट area स्क्वायर एरिया of वो given unit area में 1 मीटर सर स्क्वायर ठंडी है. लग रही है Of So क्या of unit given material of given length of given of unit length. 1 रखो. of given length of सब अपने फिर से सुनो, मैं बोलूं समझिए. Resistivity दो सेकंड of any material. Material लिख दिया. हाँ सर is numerically Resistivity equal of any material at a given temperature. to is numerically equal At to a given temperature is numerically equal to किसके numerically equal है? Resistance. to resistance Numerically equal to of a given material resistance of a given material of 1 meter length एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया and 1 meter square area. अब ठीक लग रहा है? नहीं। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया भी बोल सकते हो. सर ये भी तो बोल सकते हैं मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ देखो, हाँ यही चीज, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया. प्राची एक बार जरा ट्राई करो. Resistance of any resistivity of resistivity of any material at a given temperature is numerically equal to 1 meter length and 1 meter area. सर मैं न्यूमेरिकली इक्वल टू के आगे रेजिस्टेंस ही नहीं बोला. बोलो. is सर मैं बोलूं Resistivity अब आप सब पूछ रहे हैं. resistivity of material at a certain temperature is equal to the resistivity of आप बोलो बेटा. resistivity of any material at a given temperature is equal to the resistance of its 1 meter length and 1 meter square. न्यूमेरिकली नहीं बोला. आदित्य बोलो. Resistivity of any material at a given temperature is numerically equal to the resistivity of one आप बोलो. रेजिस्टिविटी को रेजिस्टिविटी के सर इक्वल. मैं बोलूं resistivity of a material at a At a given temperature. नहीं आ सर रहा मैं है. बोलूं विद्या बोलो जरा. resistivity of any material at a given temperature numerically it is numerically equals to resistance of 1 meter length and 1 meter square. एरिया. सर मैं बोलूं ठीक, बोलो. अच्छा. resistivity of any material at a given temperature is numerically equal to the resistance of 1 meter length and 1 meter square area. रिपीट करिए. Resistivity of any material is numerically equal to the resistance of 1 meter length and 1 meter square area. बोलिए. Resistivity of any material at a given temperature is numerically equal to resistance of 1 meter and 1 meter square area. बहुत बड़ी बात कह दी. देख लीजिए अनुराग, हाँ सर इन सभी लोगों ने काफी बड़ी बात कही है. सर वो वाला मत मिटाना रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल जो अपने राइट में बॉक्स में. अच्छा ठीक है, नोट कर लो. सर 2 सेकंड सर मच्छर का मच्छर काट है, अभी करता हूँ इंतजाम. आप आज का चला लो काम.
सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी की ओम होती है ना, सर ओम मीटर, ओम का फार्मूला क्या है? ओम मीटर आरए बाई एल, आरए बाई एल, इट इज ओम मीटर और नीचे मीटर, तो दैट सर इज रेजिस्टिविटी बोलते हैं सर? रेजिस्टिविटी का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, यानी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसका resistivity। लेंथ 1 मीटर, यानी दूध इतने रुपए लीटर है, सब कुछ 1 दिया। बोलो एक ग्लास में ये दूध है, एक ग्लास में ये है, एक ग्लास में इसका इतना कीमत, इसका इतना कीमत, मतलब हर चीज हमने 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब रख लिया। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? तो पाई आर ये है एरिया बेस का, बेस एरिया इंटू हाइट ही वॉल्यूम है। तो बोलो इसका वॉल्यूम क्या 1 मीटर क्यूब है? तो 1 मीटर क्यूब कि किसी भी चीज की जितना रेजिस्टेंस है वही उसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी। तो मैं सब चीज इतनी इतनी ले रहा हूँ क्यूब में, किसमें ले रहा हूँ? एक क्यूब में ले लो, कह दो इसका दाम इतना, इसका दाम इतना, सब एक जैसे नहीं होता, एक एक पैकेट में रख दिया 1-1 किलो के। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी एक मेजरमेंट है कि किसका कितना। तभी तो आप आइडियल कंडीशन में लेके आप बता पाओगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है। देखो किसका सबसे कम है, सबसे कम होता है पेपर से हैं? सर पेपर Numeric। सिल्वर का सबसे कम है। सिल्वर का सबसे कम है। हाँ, सिल्वर का सबसे क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट ओम मीटर है कंडक्टर में होगा। और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो सिर्फ ये न्यूमेरिकली इक्वल है, यूनिट के मामले में इक्वल नहीं है। एसी बंद कर तू। सब हैं? ये वो अब वहाँ कहाँ बैठ के रहते? वहाँ भी ठंडी लग रही है। पीछे वालों को भी तुम नहीं जीने दोगे। उधर पे सर ये अपने 27 पर तो रखा है। सर आप 40 पे बोलेगा आपसे। सर रोटेट 30 पे। सर ऐसे लोगों सर से इसी 30 पे कौन है चलता है? सर बंद ही कर दूं मैं। हाँ सर सबसे बढ़िया बंद करिए। चलो सही है। अब तुम इधर आओ, छुप के बैठो। यहाँ तक समझ आ गई? या इसके आगे आप ये समझ लीजिए 1 ओम मीटर हम लोग डिफाइन करेंगे। 1 ओम मीटर। क्या इसकी ओम मीटर है? हाँ। हमने 1 ओम डिफाइन किया था। हाँ, अच्छा, अब 1 ओम मीटर वो क्या है? रेजिस्टिविटी को स्पेसिफाई करेंगे। हाँ, सो अब जरा देखो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ and unit area of any material at given temperature is 1 ohm, then its resistivity is said to be 1 सर, एक और वापस ohm। बोलना। फिर से समझ लो, सर एक बार। रेजिस्टेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रो जानते हो क्या? मेरे को पता हाँ। है। सर डेफिनेशन वापस बताओ। हम बता देंगे। बोलो इसे 1 कर दो, हाँ M कहाँ से इसे दिया 1 सर? कर दो M और होगा L ना? को भी 1 कर दो हाँ और टेम्परेचर लिख लो। इफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल, ये दीपांशु से पूछी जाएगी, मटेरियल इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर इस 1 ओम। ठीक है, At unit इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, क्या लिखोगे? यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर आप इधर 1 मीटर स्क्वायर के लिए लिख लो, वही लिख लो, यूनिट लेंथ एंड यूनिट, जिससे जिसमें आसानी होती हो वो तो वही है। मैं तो यहाँ लिखा हूँ ना, दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। यूनिट क्रॉस सेक्शन सब ऐसा यूनिट ही तो है। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 ओम एट गिवन टेम्परेचर। सर ये जो अपने दूसरा डेफिनेशन है किसका डेफिनेशन है? अभी बता रहा हूँ। देन इट्स रेजिस्टिविटी इज 1 at that temperature is 1 ohm meter। फिर से देखो, रो को मैंने क्या रख दिया? क्या इसे 1 ओम रख दिया?
1 मीटर स्क्वायर रख दिया और इसे क्या रख दिया 1 मीटर, तो बोलो रजिस्टिविटी क्या आ गई, बोलो समझ में आ गई? दीपांशु रिपीट करो। If resistance of a given material of unit length and unit cross sectional area at a given temperature, then the resistivity of that material at that temperature is 1 ohm meter. 1 ओम कहीं बोला ही नहीं आपने, बोलो चाहे। If resistance of given material unit length आदित्य If resistance of a given of unit length and unit cross sectional area is 1 ohm, then at a certain temperature, then the resistivity of that material would be 1 ohm meter. थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्किप हुआ है कोई एक सर मैं बोलूं? This resistivity of the material is सर स्टार्टिंग में कर सर मैं बोलूं? Self-resistance of a given material of unit length and unit cross sectional area is 1 ohm at a given temperature. Then at the given temperature, then its resistivity at a given temperature is 1 ohm. इतनी बात हो गई कि उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी 1 ओम। सर मैं जानना मत हाँ। Resistance of given material. अब मुझे कुछ फार्मूले पूछते हैं, देखिए आपसे प्रतिज्ञा, मुझे V का फार्मूला बताओ ओम्स लॉ। मैं बोलूं हाँ। अब R का फार्मूला बताओ लेंथ के टर्म्स में। अच्छा लेंथ कितना बोलो। आर का फॉर्मूला हाँ। लेंथ के टर्म्स हाँ। L/A रो L बाई ए। रो का फार्मूला बताइए। सर ठीक है, I का फार्मूला बताइए। Q बाई दूसरा फार्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से। अरे नहीं। ना इतनी बात हो गई, चलो इसको नोट करो। सर एनी किसका फॉर्मूला था सर Q का हाँ सर ए और एल इस पे हमेशा इक्वल रहेंगे। ए और इक्वल रहेंगे, ये 1 1 कर दोगे, यही तो डेफिनेशन बनती है। सर हमेशा इक्वल रहेंगे। इक्वल से नहीं मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 रखो तभी तो ये इसके इक्वल आएगा, और तीनों को 1 कर दो तो रो भी 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नाउ अब जरा देखिए कि रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर और ओम्स लॉ, ये 6 डेफिनेशन लिख के दिखाइए। सर एक मिनट नोट कर लें आप पहले। साइड प्लीज। टेस्ट क्या इन 6 डेफिनेशन। सर रेजिस्टिविटी का वही लिखना है ना, ऑफ एन मटेरियल एट अ गिवन टेंपरेचर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द हाँ रेजिस्टिविटी में सर कौन सा मॉडल लिखना है? रेजिस्टिविटी ये है, ये है ना रेजिस्टिविटी।
ओके मौसम नहीं तो इस बार छुट्टी है। अभी करो पहले। सर शुरू करें?